Good morning, friends and students. I hope आप घर में होगे, सुरक्षित होगे और मेरी लेक्चर सीरीज को फॉलो कर रहे होगे। आज का जो टॉपिक है वो दो टॉपिक होंगे और मैंने पहले से ही डायग्राम बना दिया है। इस डायग्राम से आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। इसके बाद एक टॉपिक और होगा आज के लेक्चर में, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स। ठीक है, तो दो टॉपिक पे आज चर्चा होगी। ये लेक्चर नंबर 3 है। इस चैप्टर के 2 लेक्चर हो चुके हैं और इनसे पहले वाले टॉपिक्स को अगर आपको देखना है तो लेक्चर नंबर 1, इसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 जरूर देखें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर नंबर 3 को देखने से पहले 1 और 2 अच्छे से देख लें ताकि आप इंटरलिंक कर पाए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मैंने डायग्राम इसलिए बना दिया है क्योंकि मैं यहाँ पर लाइव अगर मैं बनाता वीडियो में तो काफी टाइम वेस्ट होता, तो इसलिए मैंने पहले ही बना दिया है ताकि हम ज्यादा टाइम इसको एनालिसिस कर पाए और समझ पाए। तो देखिए, जननकीय संक्रमण सिद्धांत, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है क्या इसमें, और जब तक ये टॉपिक नहीं होगा तो हम, ये छोटा सा स्पेस है, देयर इज ए लैक ऑफ रिसोर्सेज, तो क्योंकि इसके बिना इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो इसलिए मैंने एक छोटा सा स्पेस हमारे पास ये है, तो सारे पॉइंट्स और जो भी हेडिंग्स होंगी वो सब यहाँ पर होंगी। और आपकी बुक में ये दे रखा होगा, ये वाला जो डायग्राम है, ये डायग्राम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखा होगा। तो आप लोग इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा सा एनालिसिस करें और देखें क्या क्या इसके अंदर वर्ड्स दे रखे हैं और कहाँ पे लाइन अप कर रही है, कहाँ पे डाउन कर रही है। तो अप्स एंड डाउन्स आप लोग देखें ध्यान से और इसको एनालिसिस करें। थोड़ा सा डिफरेंट आप देख रहे होंगे, जो एनसीईआरटी में ग्राफ दे रखा है वो थोड़ा सा डिफरेंट और यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग दिखाई दे रहा होगा। देखिए, सबसे पहले हमें क्या क्या समझना है इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में, हम क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या समझेंगे। ठीक है, तो एक छोटी सी हेडिंग्स हम देखेंगे कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन डीटीटी थ्योरी में हम क्या क्या समझेंगे। देखिए, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, स्पेस कम है। ठीक है, सबसे पहले तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये है क्या एक्चुअली। सेकंड, हम इसके फीचर्स पे बात करेंगे। थर्ड, इस पे जो स्टेजेस हैं हम उसको बात करेंगे। फिर इसका क्रिटिसिज्म देखेंगे, हम क्रिटिसिज्म हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, अगर हो पा रहा है तो कौन से पॉइंट्स हैं जिस पर इसका क्रिटिसिज्म होगा। ठीक है, क्या में हम बैकग्राउंड भी देख लेंगे, क्या बैकग्राउंड है इसका क्यों आवश्यकता पड़ी है इसकी, और ये क्या बताना चाहता है। तो ये तीन से 4 पॉइंट है, क्या, बैकग्राउंड, फीचर्स, स्टेजेस एंड क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो हम 4 पॉइंट्स इसमें देखेंगे डीटी में। ये थ्योरी है पूरी की पूरी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है क्या, व्हाट इज दिस, व्हाट, ये डेमोग्राफिक थ्योरी है क्या। ठीक है, डेमोग्राफिक थ्योरी अगर मैं इसे एक वर्ड में कहूं, ये जो पूरा का पूरा जो हॉरिजॉन्टल लाइन दे रखी है आपकी, ये टाइम दिखा रहा है। ठीक है, अभी मैं सारा बताऊंगा आपको, वर्टिकल लाइन क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये ग्राफ क्या दिखा रहा है, मैं एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ा सा इसका एक स्लाइडली आप बैकग्राउंड समझे और ये क्या कहेगा। ठीक है ना, द थ्योरी विच इज डिस्क्राइब अबाउट द डिस्क्राइब्ड एंड प्रिडिक्ट ऑफ फ्यूचर पॉपुलेशन ट्रेंड। समझ में आया क्या, कि ऐसी थ्योरी, एक ऐसा सिद्धांत जो डिस्क्राइब करे पॉपुलेशन के प्रिडिक्शन को, भविष्यवाणी करे कि फ्यूचर में पॉपुलेशन का जो ट्रेंड है, प्रवृत्ति है, वो कैसी होगी। क्या है डेमोग्राफिक सिद्धांत, वह सिद्धांत जो जनसंख्या की भविष्यवाणी व समय के साथ होने वाले परिवर्तन को दर्शाए, वह सिद्धांत क्या कहलाता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जननकीय संक्रमण सिद्धांत है। ठीक है, तो ये डेमोग्राफिक थ्योरी की एक छोटी सी डेफिनेशन हम कह सकते हैं।
यानी कि हम क्या कह सकते हैं, ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन, जो ट्रेंड बताए, जो प्रिडिक्शन करे, ठीक है ना, और चेंजेस बताए ओवर द टाइम। तो क्या है, ट्रेंड, प्रिडिक्शन, चेंजेस और पॉपुलेशन ओवर द टाइम, ये 3 पॉइंट्स नजर आए हैं, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी बात है, द थ्योरी विच इज डिस्क्राइब और प्रिडिक्ट अबाउट द पॉपुलेशन चेंजेस ओवर द टाइम। अब ये लेक्चर नंबर 3 है, पहले बताया मैंने आपको। अब देखिए इसमें और क्या है, इसमें ये किसने प्रपोन किया, इस थ्योरी को किसने प्रपोन किया, 2 लोग थे जिन्होंने 1929 के अंदर इसका प्रतिपादन किया, प्रपोन किया इसको। कौन कौन थे लोग, पहला W.M. थॉमसन, दूसरे व्यक्ति थे फ्रैंक W. नॉस्टिन। ये 2 लोग थे, नॉस्टाइन। 1929 के अंदर ये थ्योरी आई, जिस 1929 में थ्योरी आई है, और किसने प्रपोund की, किसने प्रतिपादन किया, 2 लोग थे, एक W.M. थॉमसन थे और एक फ्रैंक W. नॉस्टिन करके 2 ज्योग्राफर जिन्होंने इस थ्योरी को दिया, ठीक है। और किन देशों पर, ये एक अनुभवी, एक इंपेरिकल स्टडी है, एक इंपेरिकल स्टडी है, ऑस्ट्रेलिया पे, यूएसए पे, ऑस्ट्रेलिया पे, यूएसए पे, यूरोप पे। तो यहां 3 मेजर रीजन्स पर इन्होंने डाटा कलेक्ट की पॉपुलेशन के, और ये देखिए ये पॉपुलेशन के चेंजेस को नहीं दिखाया, एक्चुअली दीज आर द रिजल्ट। किसका रिजल्ट है ये रिजल्ट है चेंज ऑफ इकोनॉमिकली इन सोसाइटी, इकोनॉमिकली चेंजेस, सोशल चेंजेस, ठीक है, कल्चरल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ये सारे के सारे चेंजेस का इंपैक्ट है एक्चुअल में, ठीक है ना। अब धीरे धीरे बताएंगे, बर्थ रेट यहां अगर गिर रहा है, यहां बढ़ा, यहां गिरा, यहां डाउन हुआ, तो व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट, द रीजन बिहाइंड इट द इकोनॉमिकली चेंज ऑफ सोसाइटी, सो दैट इज द रिजल्ट। तो ये क्या कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूरोप, इन 3 रीजन्स को उन्होंने स्टडी किया, पॉपुलेशन डाटा कलेक्ट किया, और उन पॉपुलेशन डाटा कलेक्ट करने के बाद एनालिसिस किया, और यहां पर एक ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया उन चीजों को, और एक सिद्धांत दिया जिसको इन्होंने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कहा, ठीक है। तो ये इसका एक छोटा सा बैकग्राउंड। एक और चीज इसमें आपको पता चला ये थ्योरी है क्या, आपको अभी तक पता चला कि ये थ्योरी किसने दी है, आपको ये पता चला इस थ्योरी का जो बेसिक बेस था वो कौन से रीजन थे, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप और यूएसए। अब हम बात करेंगे, एक और वर्ड दिया होगा आपके इसमें, डेमोग्राफी साइकिल। डेमोग्राफी साइकिल एक वर्ड दिया होगा, इसको भी समझिए डेमोग्राफी साइकिल क्या है, ठीक है। देखिए डेमोग्राफी साइकिल का मतलब है जब देश के अंदर, किसी भी रीजन के अंदर हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट चेंज हो, किसमें, लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट, ठीक है। ये चेंज होने का हमने इतनी आसानी से कह दिया कि चेंज हो, हाई बर्थ
रेट से हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट चेंज हो जाए लो बर्थ में, लो डेथ में। लेकिन ये चेंज कैसे होगा? यानी कि कहीं ना कहीं ये जो चेंजेस है, ये चेंजेस बहुत बड़ा चेंजेस होता है। किसी देश में अधिक जनसंख्या वृद्धि है, अधिक जन्म दर है, अधिक मृत्यु दर है, दोनों ही चीजें ज्यादा है, ठीक है, और दोनों ही चीजें कम हो जाए, जन्म दर भी कम हो जाए, मृत्यु दर भी कम हो जाए, ये दोनों ही चीजें कम होना और दोनों ही चीजें ज्यादा होना, ज्यादा से कम होने में जो परिवर्तन है, ठीक है, और ये परिवर्तन कैसे होगा, सोशल चेंज कैसे आएगा, जब हम कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी से जब हम इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड और सर्विस सेक्टर ओरिएंटेड इकोनॉमी पर आते हैं, ठीक है। यही कलेक्टिव स्टडी, इसी के कलेक्टिव ग्रुप को हम क्या कहते हैं, डेमोग्राफिक साइकिल। अब देखिए ये कैसे आएगा, आप देखेंगे आज हमारी जनसंख्या अगर भारत के संदर्भ में देखें तो आज 65% जनसंख्या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पर, ठीक है। यही कारण है कि हमारी जनसंख्या वृद्धि, हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसके पीछे कारण बताएंगे हम क्या है। देखिए एग्रीकल्चर, और हम देखते हैं निरक्षरता ज्यादा है, हम इलिटरेट ज्यादा हैं, इलिटरेसी रेट जो है वो ज्यादा है, ठीक है। और पिरामिड, हम क्या ट्रेडिशनल सोसाइटी में जी रहे हैं, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, ट्रेडिशनल है, मॉडर्न नहीं है, ठीक है ना। तो जब हम, अब जहां पर एग्रीकल्चर होगा वो क्या होगा, रूरल एरिया होगा, ये क्या होगा, अर्बन एरिया होगा, ठीक है ना। तो और अब देखिए 71% हम आज भी रूरल एरिया में, भारत की जनसंख्या का 70% भाग आज भी कहां रह रहा है, रूरल एरिया में रह रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हम अभी यहां पर है और हमें यहां तक पहुंचना है। कोई भी समाज, कोई भी देश, यहां से यहां तक पहुंचना, और ये वाली स्थिति कहां है, यहां, ये वाली स्थिति कहां है, यहां, ठीक है ना। तो इस स्टेज से, यानी कि एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, रूरल एरिया, ठीक है, ट्रेडिशनल सोसाइटी, ठीक है, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट से लो डेथ रेट, लो बर्थ रेट पर, और इंडस्ट्रियल सेक्टर ओरिएंटेड, सर्विस सेक्टर ओरिएंटेड इकोनॉमी तक का पहुंचना क्या कहलाता है, डेमोग्राफी साइकिल। समझ में आया? इसका मतलब क्या कि जब हम अशिक्षा से, ग्रामीण क्षेत्रों से, अधिक बर्थ रेट, अधिक डेथ रेट से इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर, लो डेथ रेट, लो बर्थ रेट की तरफ जाएंगे, वही साइकिल क्या कहलाता है, डेमोग्राफी साइकिल, ठीक है। आप ये समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, अब हम आ रहे हैं धीरे धीरे किस पर, बिल्कुल डेमोग्राफी ट्रांजिशन थ्योरी पे। अभी हम इसको केवल समझ रहे हैं क्या है बैकग्राउंड, उसके जो छोटे मोटे पॉइंट्स आए उसको हमने डिस्कस किया। अब देखिए क्या है। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा यहां पर कि ये 3 स्टेजेस दे रखी है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, और ये 2 लाइनें आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट स्टेज है, एक बर्थ रेट की है, एक बर्थ रेट, BR मतलब बर्थ रेट है, DR मतलब डेथ रेट है, ठीक है। एक बर्थ रेट है और एक डेथ रेट है। 2 लाइनें दे रखी है, जो एक बताती है बर्थ रेट, एक बताती है डेथ रेट। एक डॉट डॉट वाली लाइन है, बिल्कुल ये जो आप देख रहे हैं, ये टोटल पॉपुलेशन बताती है। यहां पे अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, दैट्स वाई मैं आपको बोल रहा हूं ताकि आप नोट करें। डायग्राम ऐसा ही बनाएंगे आप लोग, ठीक है। तो नीचे वाली टोटल पॉपुलेशन क्या कह रही है, टोटल पॉपुलेशन, नीचे वाली जो ये डॉट वाली लाइन है वो बता रही है टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। और ऊपर वाला बर्थ रेट बता रहा है, नीचे वाला लाइन डेथ रेट बता रहा है।
ये पहली स्टेज है, ये यहां से यहां तक दूसरी स्टेज है, और इसके बाद ये तीसरी स्टेज है। ठीक है, अब देखिए कहानी शुरू होती है। नीचे कंट्रीज दे रखी है कि कौन सी कंट्रीज कौन सी स्टेज में लाई कर रही है, कौन सी कंट्रीज कौन सी स्टेज में यहां पर अभी स्टेब्लिश है। नीचे कंट्रीज के नाम ये आपकी बुक में भी दे रखा है। अब देखिए कहानी क्या है। फर्स्ट स्टेज इसमें, और मैंने सेकेंड स्टेज को दो भागों में बांटा है। जो बीच में आप डॉट डॉट वाली लाइन देख रहे हैं ना, सीधी वर्टिकल लाइन, ये मैंने सेकेंड स्टेज को दो भागों में बांटा है, सेकंड की ए, सेकंड की बी। ये एनसीईआरटी में नहीं है। और मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी में 3 स्टेजेस दे रखी हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसकी फोर्थ स्टेज भी होती है एक, ठीक है, लेकिन फोर्थ स्टेज एनसीईआरटी में नहीं है, जिसके कारण मैं फोर्थ स्टेज को यहां पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, यदि आपको फोर्थ स्टेज के बारे में जानना है तो मैं अलग से आपको बता दूंगा, लेकिन हम अभी एनसीईआरटी बेस्ड चल रहे हैं, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहां पर ये दे रखा है। लेकिन फिर भी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है ताकि आप इसको काफी अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो सेकंड स्टेज को भी मैंने दो भागों में बांटा है, ए, सेकंड का ए, सेकंड का बी। इनके अलग फीचर्स होंगे, इस पे भी हम बात करेंगे। और ये थर्ड स्टेज है। ठीक है, आइए अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेज। तो ये फर्स्ट स्टेज में क्या है, और ये बिल्कुल समझ लीजिए कि हम ट्रेडिशनल सोसाइटी से, प्रिमिटिव सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी की तरफ जाने की हम बात करेंगे यहां पर। तो आप अपने दिमाग में एक माइंडसेट बना लीजिए कि फर्स्ट स्टेज का मतलब है पहले वाला टाइम, सेकंड का है उससे आने वाला टाइम, और फोर्थ जो चल रहा है कह सकते हो, और ये थर्ड स्टेज मतलब कि इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर की हम बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज क्या कहती है ये देखिए आप। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज यानी कि पहले वाला टाइम, जहां पर बर्थ रेट और डेथ रेट, यानी कि अब कहीं कहीं एक वर्ड और दे रखा होगा आपका फर्टिलिटी रेट या फर्टिलिटी। ठीक है, फर्टिलिटी और बर्थ रेट थोड़ा सा अलग है। फर्टिलिटी का मतलब है कि औसतन, एवरेज अ वुमेन बॉर्न चाइल्ड, कि औसतन पूरे जीवन काल में, प्रोडक्टिव पीरियड में एक वुमेन अपने प्रोडक्टिव पीरियड में कितने बच्चों को जन्म देती है, दैट इज फर्टिलिटी रेट। ठीक है ना, फिर से मैं बता देता हूं कि औसतन, एवरेज अ वुमेन बॉर्न इन प्रोडक्टिव पीरियड, उसके प्रोडक्टिव पीरियड के अंदर, जो भी उसका प्रोडक्टिव पीरियड है, उस पीरियड के अंदर वह कितने बच्चों को जन्म देती है, उसका एवरेज फर्टिलिटी रेट कहलाता है। ठीक है, तो कहीं कहीं वर्ड दे रखा होगा फर्टिलिटी। ठीक है, हिंदी में क्या होता है फर्टिलिटी, प्रजननता। ठीक है ना, तो फर्टिलिटी, कहीं कहीं फर्टिलिटी है, तो आप फर्टिलिटी का मतलब मैंने आपको बता दिया, फर्टिलिटी का मतलब क्या है। ठीक है, तो आप नियरेस्ट उसको बर्थ रेट भी मान सकते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा उसमें डिफरेंट है, फर्टिलिटी रेट अलग है, बर्थ रेट अलग है। ठीक है, तो हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेज में। देखिए फर्स्ट स्टेज में आप देखेंगे बर्थ रेट और डेथ रेट। ठीक है, जहां ग्राफ का ऊपर है, जहां आप ऊपर ग्राफ को दिखा रहे हैं तो इसका मतलब हाई है। जैसे कि मैंने यहां देख रहे हो पॉपुलेशन, इसका मतलब पॉपुलेशन अगर मैं नीचे से शुरू कर रहा हूं तो ये हाई है। जब ये ऊपर जा रहा, जब मैं नीचे से शुरू कर रहा हूं तो ये लो है, लेकिन जब ये ऊपर जा रहा है तो पॉपुलेशन बढ़ रही है। फिर ये नीचे जा रहा है तो पॉपुलेशन घट रही है, और नीचे गया तो और घट रही है। तो इसका मतलब जब हम ग्राफ के ऊपर से किसी भी चीज को शुरू कर रहे हैं या ऊपर हम दिखा रहे हैं तो इसका मतलब वो उसका नंबर्स या फिर रेट क्या है, हाई है। तो आप देखेंगे कि डेथ रेट और बर्थ रेट ऊपर दिखाया गया है, तो हम ये मान के चलते हैं कि बर्थ रेट और डेथ रेट फर्स्ट स्टेज में, डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही ज्यादा होगा। ठीक है, और मैं बताऊं आपको, यानी कि, और या हम कह सकते हैं फर्टिलिटी रेट भी ज्यादा है, FR लिख देता हूं मैं, प्रजननता दर भी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? लोग मर भी ज्यादा रहे हैं, लोग जी भी ज्यादा रहे हैं, पैदा भी ज्यादा हो रहे हैं, ऐसा क्यों है? अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कैसे? जैसे हमारे 4-5 पीढ़ी पहले हम चले जाएं अगर, है ना, हमारे ग्रैंडफादर और उनके भी ग्रैंडफादर, तो हम देखते, हम कभी अगर हम अपने दादा परदादाओं से पूछते हैं कि दादा लोग कितने भाई थे,
तो बताते हैं 5 भाई थे, 8 भाई थे, और ऊपर जाएंगे 10 भाई थे। अरे भाई कोई और काम था या नहीं था? ठीक है, 10-10 भाई थे, 5-5, क्यों थे वो? यानी कि कहीं ना कहीं जो फर्टिलिटी है वो ज्यादा है, यानी कि प्रोडक्टिव पीरियड के अंदर ए वुमेन ज्यादा बच्चों को जन्म दे रही है, यानी कि फर्टिलिटी रेट ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि डेथ रेट ज्यादा है। भाई अब देखिए यहां पे एफ आर ज्यादा है, क्यों है? क्वेश्चन मार्क। ध्यान से, फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, वाई? क्योंकि डेथ रेट ज्यादा है। भाई वो ज्यादा बच्चे पैदा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डेथ रेट भी ज्यादा थी। ठीक है, और एक वर्ड है और है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसको भी समझिए, जीवन। अब हिंदी, जब मैं इंग्लिश में आता हूं तो हिंदी से टर्म भूल जाता हूं, कोई बात नहीं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जीवन प्रत्याशा। हाँ, जीवन प्रत्याशा मतलब एक व्यक्ति औसतन कितने वर्ष जीता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है? एक व्यक्ति औसतन कितने वर्ष जीवित रहता है। जैसे कि अगर हम करंट में बात करें तो भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 65 ईयर। ठीक है, ये बढ़ेगी, हाँ बढ़ सकती है अगर हम मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ाएं तो ये 90। देखिए जापान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी ज्यादा है, 90 के क्रॉस जाती है वहां पे, यानी कि वृद्ध जनसंख्या ज्यादा है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो डेथ रेट ज्यादा है इसलिए फर्टिलिटी ज्यादा है, क्योंकि उस समय मरते भी ज्यादा थे लोग, मर रहे हैं ज्यादा, इसीलिए क्या कर रहे हैं? वो ज्यादा बच्चे भी पैदा कर रहे हैं, इसलिए 15-10 बच्चे वो लोग पैदा करते थे। क्योंकि अगर बीच में 2-4 अगर खत्म हो रहे हैं, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम थी, औसतन जीने के जो वर्ष थे वो भी कम थे। और वो कम क्यों थे अभी हम चर्चा करेंगे, क्यों डेथ रेट ज्यादा थी तो हम उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप अभी ये समझिए कि डेथ रेट ज्यादा होने के कारण फर्टिलिटी रेट ज्यादा था। समझ में आया? क्योंकि हम अब मान लीजिए 10 बच्चे पैदा करता है, ठीक है, तो 10 में से 5-7 मर जा रहे हैं, उनको दवा नहीं मिल रही है, फूड क्राइसिस आ रहा है, एपिडेमिक हो रहा है, महामारी फैल गई, ठीक है, बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, नेचुरल क्लाइमेट आ गई, उतनी सुविधाएं नहीं थी। ठीक है, और एक सबसे बड़ा रीजन एग्रीकल्चर। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए? हमारी एग्रो बेस्ड इकोनॉमी थी। जब हमारा देश आजाद हुआ तो 90% पॉपुलेशन डिपेंड होता है इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या, और हमारी एग्रीकल्चर भी कोई हाई टेक्नोलॉजी से बिल्कुल समृद्ध थोड़ी थी, ह्यूमन लेबर ज्यादा लगता था। ठीक है, तो जब ह्यूमन लेबर ज्यादा लगेगा तो ऑब्वियसली कि ह्यूमन, एक बच्चे को क्या समझा जाएगा? एसेट समझा जाएगा, प्रोडक्टिव हैंड समझा जाएगा। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? वह बच्चे ज्यादा जन्म दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर अभी एक चीज हमने समझ में आया कि बर्थ रेट ज्यादा है क्योंकि डेथ रेट भी ज्यादा है, यानी कि दोनों ही ज्यादा है। इस स्टेज में दोनों हाई रेट ऑफ बर्थ एंड डेथ रेट लिखा है, देखिए यहां पे हाई रेट ऑफ डेथ रेट एंड बर्थ रेट। और यहां पे क्या लिखा है? हाई फ्लक्चुएशन, ज्यादा फ्लक्चुएशन था। समझ में आया? और देखिए टोटल पॉपुलेशन क्या हो रही है? बढ़ रही है, लेकिन लो रेट से। यहां पे क्या आया? टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज विथ लो रेट एंड फ्लक्चुएशन, हाई फ्लक्चुएशन इन डेथ रेट एंड बर्थ रेट। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये सब पॉइंट्स बनाते चलिए आप साथ साथ, तभी ये क्लियर होगा। नहीं तो यहां पर तो सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, जैसी टॉपिक खत्म सवाल कर दोगे आप लोग, वो नहीं करना है। ठीक है, कॉपी पेन रखिए, एक बार जर्नल सुनिए, दूसरी बार जब लेक्चर सुने आप उसको पॉइंट बनाते जाइए, पहली बार में पॉइंट बनाते जाइए जैसे आपको सही लगे। तो पहले में अभी क्या सीखा हमने? डेथ रेट ज्यादा है इसीलिए बर्थ रेट ज्यादा है। बर्थ रेट ज्यादा क्यों है अभी उस पर हम चर्चा करेंगे, थोड़ी सी चर्चा हो गई है। अभी यहां पर देखिए आप डेमोग्राफिकल चीजें देखिए, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, हाई फ्लक्चुएशन इन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। और टोटल पॉपुलेशन का क्या हाल है? टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, मगर उस इंक्रीज होने का रेट
देखिए यहां पे थे और अब यहां हम पहुंच गए, तो देखिए आप कहीं ना कहीं पॉपुलेशन बढ़ी है, कहीं ना कहीं पॉपुलेशन बढ़ी है, परंतु ये जो बढ़ना है वो बहुत क्या हो रहा है, काफी स्लो रेट से बढ़ रहा है। आप देखिए लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको क्या बताया था, दुगने होने की दर, डबलिंग टाइम ऑफ पॉपुलेशन। द डबलिंग टाइम ऑफ पॉपुलेशन इन इनिशियल स्टेज हैज हाई। जो डबलिंग टाइम था वो काफी ज्यादा, डबलिंग टाइम काफी ज्यादा था, हाई था। हमको 1 अरब से 2 अरब होने में काफी वर्ष लगे और आज हम 12 वर्ष में 1 अरब बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब इनिशियल स्टेज में जबकि बर्थ रेट तो ज्यादा थी, ज्यादा जन्म हो रहे थे, लेकिन उसके हिसाब से डेथ भी तो हो रही थी, ठीक है ना। आप पिछले लेक्चर में देखिए डबलिंग टाइम वाले टॉपिक को आप देखेंगे तो मैं आपको बताया, मैंने आपको कि 1 अरब से 2 अरब होने में हमें काफी वर्ष लगे। कितने वर्ष लगे थे, कुछ याद है या नहीं है याद है? 1 से 2 अरब होने में हमें कितने वर्ष लगे, 100 वर्ष लगे। 1 से 2 अरब होने में हमें 100 वर्ष लगे और 2 से 3 अरब होने में 50 वर्ष लगे। तो डबलिंग टाइम ज्यादा है, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज तो हो रही है विथ लो रेट के साथ, इसलिए ज्यादा समय लग रहा है। लेकिन बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट भी ज्यादा है, मर भी ज्यादा रहे हैं, पैदा भी ज्यादा हो रहे हैं, तो टोटल पॉपुलेशन में ज्यादा अंतर ही नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ये आपको मुझे लगता है समझ में आ गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम इस पे चर्चा करेंगे कि ये कम और ज्यादा क्यों थी, ठीक है। पहला देखिए, इसका डेथ रेट ज्यादा क्यों है, क्योंकि एपिडेमिक, महामारी, प्लेग फैल गया, लैक ऑफ फूड सप्लाई, ये सारे आपको पॉइंट्स लिखने हैं। तीसरा एग्रो वेस्ट इकोनॉमी, फोर्थ इलिटरेट, इलिटरेट पॉपुलेशन, फिफ्थ पॉइंट लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। 5 पॉइंट है, इसको एक्सप्लेन करना है हमें यहां पे। आपको ये तो बता दिया मैंने, ठीक है, आपको मैंने ये तो बता दिया हाई बर्थ रेट, लो बर्थ रेट था, क्या था क्या नहीं, डेथ हाई जो भी था यहां पे मैंने आपको कर दिया। लेकिन उसके कारण क्या थे, कारण ये सारे थे। एपिडेमिक फैल गया, महामारी फैल गई, ठीक है। अब देखिए यहां पर टेक्नोलॉजी और संचार के साधन है, सोशल नेटवर्किंग है, न्यूज हम देख रहे हैं, डेली कनेक्ट हो रखे हैं। लेकिन पुराने जमाने में 200 साल, 100, 150, 300 साल पहले ये टेक्नोलॉजी नहीं थी कोई। और एपिडेमिक ये नहीं कि आज कोरोना वायरस आया है तो आज पहली बार महामारी फैल गई, ऐसा नहीं है। हर 100, 200 साल, 150 साल, 80 साल में एपिडेमिक आता है। विश्व के किसी न किसी क्षेत्र में एपिडेमिक और महामारी जैसी जो समस्याएं हैं वो आती हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं, आज हम अवेयर हैं, हम जागरूक हैं, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है। उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उस एपिडेमिक की सूचना हमें मिल रही है और उस सूचना के माध्यम से आज हम एक क्लिक पर देख लेते हैं कि यूरोप में किस देश में कोरोना वायरस के मरीज ज्यादा हैं, कम हैं और वो क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं। बट उस दौरान 200 साल पहले, 100 साल पहले इस तरह की सुविधाएं नहीं थी, तो एपिडेमिक आता था और पूरे के पूरे क्षेत्र को बर्बाद कर देता था। बंगाल में अकाल, प्लेग, स्पेन में प्लेग ने कितने संख्या में लोगों को मौत के घाट उतार दिया, ठीक है ना। तो एपिडेमिक एक बहुत बड़ी समस्या थी, पूरे के पूरे गांव समाप्त हो जाते थे। तो जब गांव एपिडेमिक फैल रहा है तो क्या हो रहा है, डेथ रेट ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। डेथ रेट ज्यादा है, क्यों? क्योंकि एपिडेमिक की समस्या चल रही है, हमारे पास सूचना नहीं है, हमारे पास प्रिकॉशंस लेने के लिए कुछ, हमें उसका रिसर्च कुछ किया नहीं है, कुछ पता ही नहीं है कैसे उससे बचा जाए, बस जो चपेट में आ गया उसको मरना है। इसी प्रकार से फूड सप्लाई बहुत कम थी। क्या था? फूड सप्लाई बहुत ज्यादा कम थी। कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी और
कृषि के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उतनी तकनीक नहीं थी हमारे पास, ठीक है। और जो विरल क्षेत्र थे, जो रेयरेस्ट लैंड थे, जहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर पाना मुश्किल था और कुछ लोग रह रहे थे, तो वहां तक फूड को पहुंचा पाना बड़ा मुश्किल था। स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, लोगों में डेथ रेट ज्यादा थी। और ये डेथ रेट ज्यादा अपने आप में बर्थ रेट को, फर्टिलिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। अब एग्रो बेस्ड इकोनॉमी थी। अब देखिए ये दोनों पॉइंट कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन आपके दिमाग में पैदा कर सकते हैं कि एग्रो बेस्ड इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर का पोर्शन ज्यादा होना, अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर का जो प्रोपोर्शन है, जो रेशियो है, वो ज्यादा होना, जिसके कारण क्या हो रहा है, व्यक्ति को, बच्चे को एक और बड़े परिवार को एक एसेट समझा जा रहा है। मतलब जितने ज्यादा मेंबर, दैट इज अर्निंग हैंड। क्यों? क्योंकि कृषि में तकनीक नहीं थी, और जब कृषि में तकनीक नहीं होगी तो यह बात स्वाभाविक है कि मानव श्रम की अधिकता होगी, मानव श्रम ज्यादा होगा, और मानव श्रम के लिए यह आवश्यक है कि आपके पास मानव की संख्या ज्यादा हो। आप देखेंगे जो हमारे 4-5 पीढ़ी पहले लोग, जिनको मैं कह रहा हूं कि कितने भाई हैं, 10 भाई, कितने भाई हैं, 5 भाई, तो ये पावर सिंबल था, ये पावर सिंबल था। लठैती चलती थी गांव में ना, कि भाई किसका परिवार है, इसका परिवार, इतने लोग हैं उसके परिवार में, अच्छा, तो लोग डरते थे, है ना। नंबर्स क्या है, नंबर्स एसेट्स हैं, नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन अर्निंग हैंड है, लेबर है, ठीक है ना। तो उनके, जब बच्चा जन्म ले रहा है तो उनके लिए एक अर्निंग हैंड पैदा हो रहा है, और खासकर उन देशों में जहां पे जो डेवलपिंग है, जो बैकवर्ड है, उनके लिए वो अर्निंग हैंड है, ठीक है ना। तो भाई एग्रो बेस्ड इकोनॉमी होने के कारण क्या कर रहे हैं, बर्थ रेट ज्यादा है, ठीक है। लेकिन एग्रो बेस्ड इकोनॉमी होने के साथ साथ लैक ऑफ फूड सप्लाई भी है, यस, क्योंकि भाई एग्रो बेस्ड इकोनॉमी होना ये इस बात को निश्चित नहीं करता कि सभी को एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मिलेगा। देयर इज ए अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, दैट्स व्हाई लैक ऑफ फूड सप्लाई, ठीक है ना। और देयर इज ए नो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एक्सटेंड, दैट्स व्हाई एग्रो बेस्ड प्रोडक्शन इज एक्सेसिबल, those populations lived near the agriculture field। बट आज क्या है, आज यहां का दिल्ली का प्रोडक्शन यूरोप तक जा रहा है, यूरोप का दिल्ली में भी आ सकता है, आता है। तो क्या है, यहां पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बन गई है, तो हम लैक ऑफ फूड सप्लाई नहीं हो पा रहे। अगला इलिटरेट पीपल ऑब्वियसली कि शिक्षित नहीं है, और यही मैंने आपको बताया, वो जो साइकिल बताया ना, डेमोग्राफी साइकिल, यहां से लेकर हम जब इस वाले पर आएंगे, इसी को पूरे साइकिल को सोसाइटी, देखिए अगर वहां समझ में नहीं आया ना डेमोग्राफी साइकिल, तो यहां समझ लेना, इस वाली स्टेज को यहां आना, ये डेमोग्राफी साइकिल, ठीक है। अभी सब समझ जाओगे। इलिटरेट पॉपुलेशन, अशिक्षित है, उनको नहीं पता छोटे परिवार का महत्व, उनको नहीं पता कॉन्ट्रासेप्टिक्स, हाउ टू यूज, हाउ टू एक्सेस, कैसे हम उपलब्ध करा सकते हैं, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। और स्वाभाविक है कि 100-200 साल पहले इस तरह का कोई कंसेप्ट भी नहीं था, ठीक है। तो इलिटरेट का मतलब वहां पर रिसर्च नहीं होगा, वहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जैसा कोई कार्य नहीं होगा, कोई तकनीकी विकसित नहीं होगी, जिसके कारण उनको लगेगा कि भाई एग्रीकल्चर ही हमारा जीवन यापन और लाइफ सब्सिस्टेंस के लिए एक मैंडेटरी एक्टिविटीज है। तो स्वाभाविक है, जब तक ये हमारा माइंडसेट रहेगा तब तक हम बर्थ रेट को बढ़ाते रहेंगे। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ये पूरे के पूरे प्रसंग में आपने देखा कि लो लेवल है टेक्नोलॉजी का, ठीक है। चाहे वो मेडिकल में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो इकोनॉमी में हो, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी तो कहीं थी ही नहीं भाई। एपिडेमिक आया, कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। आज भी देखो ना, वैक्सीन ही नहीं है,
यूरोप के देश अपने आप को बहुत विकसित समझते हैं और हम भी समझते हैं उनको विकसित, समझ गए ना। बहुत हाई फाई मेडिकल फैसिलिटीज है, बहुत रिसर्च पे पैसा खर्च हो रहा है और कोरोना की अभी तक दवाई नहीं आ रही है, अभी वैक्सीन नहीं बन पाया। तो सोचो 200 साल पहले इस स्टेज में एपिडेमिक, आज भी हम कहेंगे ना यहाँ पर ही है हम आज भी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ नहीं, हो नहीं पाया ना। देखो मेडिकल फैसिलिटीज, एपिडेमिक आया, कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है। 200 साल पहले की बात है। इस स्टेज में 200 साल पहले पूरा का पूरा विश्व था, पूरा विश्व यहां था 200 साल पहले, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, आइए। तो इकोनॉमी में भी कोई बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल कुछ नहीं, कि ट्रांसपोर्ट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई प्रोडक्शन हो पा रहा है, इतना नहीं हो पा रहा है। ठीक है, एग्रीकल्चर में भी अगर टेक्नोलॉजी होती तो हम ह्यूमन रिसोर्स को, मानव को श्रम नहीं समझते, उसको प्रोडक्शन हैंड नहीं समझते। ठीक है ना, मानव को मानव समझते। तो भाई लो टेक्नोलॉजी, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये सारी की सारी फीचर्स, ठीक है, फीचर्स हैं फर्स्ट स्टेज के। और ये ग्राफिकल मैंने आपको बता दिया कैसे था। बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ज्यादा होने के कारण फ्लक्चुएशन तो हाई है, बहुत ज्यादा। ठीक है, किसमें फ्लक्चुएशन हाई है? डेथ रेट और बर्थ रेट में। ठीक है, लेकिन इस फ्लक्चुएशन के साथ साथ टोटल पॉपुलेशन बढ़ रही है, मगर लो रेट से बढ़ रही है। ठीक है, और ये अब आइए सेकंड स्टेज पे। सेकंड स्टेज में हम देखेंगे दो पार्ट है। सेकंड स्टेज की ए पर हम बात करेंगे अभी, सेकंड स्टेज का ए पर बात करेंगे, यानी कि इस वाले पार्ट पर बात करेंगे, इस वाले पार्ट पर। ये जो है इसके इस वाले पार्ट पर हम बात करेंगे। ठीक है, फिर बी पे भी बात करेंगे हम लोग। अब देखिए ए में क्या हो रहा है, बर्थ रेट धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, बहुत धीरे कम हो रही है। कम तो हो रही है, यहां पर थे और यहां पहुंचे, यानी कि इतनी कम हुई। यहां पर थे, ध्यान से यहां पर देखिए फिर से, यहां थे और यहां पहुंचे, यानी कि इतनी कम हुई, केवल इतनी कम हुई, केवल इतनी कम हुई। और डेथ रेट देखिए, यहां थे और यहां पहुंचे, कितनी कम हुई, इतनी, यानी कि इतनी। ये कितनी, ये बर्थ रेट हुई और ये डेथ रेट कम हुई। मैंने क्या पहले कहा था, जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो कम हो रहा है, और जितना हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ज्यादा होगा। तो बर्थ रेट यहां से लेके यहां आई और डेथ रेट यहां से यहां आई। दोनों चीजें समझ गए आप। टोटल पॉपुलेशन का क्या हाल है, टोटल पॉपुलेशन यहां थी और यहां पहुंच गई भाई, रैपिड। टोटल पॉपुलेशन में क्या आया है, रेडिकल चेंज आया है। और आपको बताएं, सेकंड स्टेज की, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, होना चाहिए था, सेकंड स्टेज की पार्ट 1 में रैपिड रेडिकल चेंज आया है टोटल पॉपुलेशन में। इसी को ही पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं हम इसे, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट का मतलब बहुत तेजी से। और 20 साल 30 साल पहले हम लोग, 20 साल मान लीजिए हम यहीं थे, अब यहां पर आ गए। ठीक है, देखिए अब क्या है कहानी। धीरे धीरे विकास होता है। डेथ रेट देखिए, जब बर्थ रेट इतना कम होगा, बर्थ रेट इतना कम होगा और डेथ रेट जब ज्यादा हो जाएगा, यानी कि मर कम रहे हैं और जी ज्यादा रहे हैं, डेथ रेट क्या हो गया, अचानक से क्या हो गया, कम हो गया ना, काफी कम। डेथ रेट जो है एकदम गिर गया,
और जबकि बर्थ रेट क्या था, कम गिरा। ठीक है ना, दोनों चीजों में क्या हुआ है, ये बर्थ रेट इतना गिरा और डेथ रेट इतना गिरा। पहले शायद मैंने ज्यादा बोल दिया होगा, तो इसको एक बार सुधार लेंगे हम लोग। बर्थ ये जो है ये डाउन दिखा रहा है, डाउन्स। क्यों ऐसा हो रहा है, इसको समझते हैं। अब धीरे धीरे मेडिकल फैसिलिटीज आ गई, धीरे धीरे इस स्टेज में क्या हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज आ गई हैं। और ये गैप देख रहे हो, ये गैप यही है जनसंख्या। अब यहां दूसरी पार्ट सेकंड स्टेज के पार्ट बी में ये क्या हो जाएगा, गैप कम हो जाएगा, आप देखेंगे उसको। और यहां पे आते आते और कम हो जाएगा दोनों में गैप। बर्थ रेट कम दर से घट रहा है, डेथ रेट ज्यादा दर से घट रहा है। ज्यादा कौन घटा है, डेथ रेट। क्यों घटा है, सबसे पहला तो है कि भाई बहुत ह्यूज डिफरेंस। किसमें है ह्यूज डिफरेंस, बर्थ रेट और डेथ रेट में। पहला फीचर क्या है, ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ। बर्थ और डेथ में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसका मतलब डेथ काफी तेजी से घटी है। क्यों घटी है, मेडिकल फैसिलिटीज इनहेंस हुई है। मेडिकल फैसिलिटीज क्या हो गई, धीरे धीरे अब मिलना शुरू हो गई। लेकिन अब देखिए, मेडिकल फैसिलिटीज मिलना तो शुरू हो गई, जिससे हमने डेथ रेट को तो रोक लिया। ठीक है ना, जो एपिडेमिक से मर रहे हैं, जो विशेष प्रकार की बीमारी से मर रहे हैं, हमने उससे डेथ रेट को तो हमने रोक लिया उस मेडिकल फैसिलिटीज से, मगर बर्थ रेट को नहीं रोक पाए। बर्थ रेट अभी भी उसी दर से बढ़ रही थी। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं मेडिकल फैसिलिटीज क्या हो गई, इनहेंस हो गई हैं। ठीक है, और क्या है इसका, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है ये। क्यों है ये बताएंगे। ठीक है, इसके बाद यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, लेकिन उतना अभी यूज नहीं हो रहा है, कुछ स्थितियों में हो रहा है, बताएंगे अभी इसको क्या है। यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव और कंजर्वेटिव सोसाइटी। ये पॉइंट्स इस सेकंड स्टेज के ए में है। ठीक है, पहला ह्यूज डिफरेंस है, यस ह्यूज डिफरेंस है, दोनों ही घटे, बर्थ रेट भी घटा और डेथ रेट भी घटा। मैं बार बार बोल रहा हूं, दोनों ही घटे हैं, मगर दोनों की घटने की रेट अलग अलग है। बर्थ रेट इतना सा घटा है, ठीक है, और डेथ रेट आप देखेंगे यहां से लेके यहां इतना बड़ा घट गया। ठीक है, तो जब डेथ तो कम लोगों की हो, ठीक है, और बर्थ ज्यादा लोगों का हो, तो क्या होगा, टोटल पॉपुलेशन क्या होगी, बढ़ेगी और बहुत ज्यादा बढ़ेगी। यही है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की स्थिति, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति। ठीक है, क्यों हो रहा है ये तो बताया मैंने, ह्यूज डिफरेंस है इस स्टेज में। दूसरा, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ गई हैं, मेडिकल फैसिलिटीज इनहेंस हो गई, और मेडिकल फैसिलिटीज इनहेंस होने के कारण हमने डेथ रेट को तो रोक लिया। यही कारण है कि डेथ रेट घट रहा है। क्यों घट रहा है, बीमारियां हमने काबू नियंत्रित कर ली हैं, कुछ बीमारियों को। ठीक है, हमने जो जानलेवा बीमारियां थी उसके लिए हमने दवाइयां ढूंढ ली है। टीबी जैसे कि हमने, अब पहले टीबी का इलाज नहीं था, ठीक है, और बहुत सारी बीमारियां, पीलिया जॉन्डिस में लोग मर जाते थे। ठीक है ना, तो इन चेचक होता था, बहुत सारी ऐसी, प्लेग होता था, अतिसार होता था, हैजे से मर जाते थे लोग बाहर। ठीक है, और तो उन सारी बीमारियों पे हमने क्या किया, उन सारी बीमारियों पे हमने कंट्रोल पाया, जिसकी वजह से जो डेथ रेट थी वो। इसके अलावा एक और, मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट क्या, मातृत्व पर डिलीवरी के दौरान माताओं का जो डेथ रेट था, मोर्टेलिटी रेट का मतलब मातृत्व, जो डिलीवरी के दौरान माताएं होती थी उनका देहांत हो जाता था, सेफ डिलीवरी नहीं हो पाती थी। लेकिन आप देखिए डिलीवरी के दौरान जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी कम हो गया है। क्यों, मेडिकल फैसिलिटीज। तो हम कहेंगे कि डेथ रेट तो जल्दी घटा और
काफी तेजी से घटा, मगर बर्थ रेट को हम नहीं घटा पाए। बर्थ रेट के ना घटने के कारण क्या है? कंजर्वेटिव सोसाइटी। और कंजर्वेटिव सोसाइटी का कारण था लैक यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अभी सोच वही थी समाज की, अभी सोच वही थी कि ज्यादा बच्चे पैदा करने हैं। क्यों? क्योंकि उनको अभी भी यही लगता था कि डेथ रेट ज्यादा है और ये प्रोडक्टिव हैंड है, बच्चा एक प्रोडक्टिव हैंड है, एक एसेट्स है, ठीक है। क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी ही थी कुछ क्षेत्रों में, अभी पूरी तरह से नहीं। और देखिए समाज में एक बहुत बड़ी चीज है, समाज में कोई भी परिवर्तन बहुत जल्दी से नहीं आता है, धीरे धीरे अडॉप्ट किया जाता है। समझ में आ रहा है? अगर हम कॉन्ट्रासेप्टिक्स का यूज बताएंगे तो एकदम से उसको यूज नहीं करना शुरू कर देगा समाज, उसको लेके बहुत सारी मिथ्या होंगी, बहुत सारी अफवाहें होंगी, बहुत सारे मिसकंसेप्ट फैलाए जाएंगे, ठीक है ना। बहुत सारे मिसकंसेप्ट फैलाए जाएंगे जिसकी वजह से कंजर्वेटिव सोसाइटी जो है वह लैक यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज नहीं कर रही, जिसके कारण क्या है? बर्थ रेट अभी भी ज्यादा ही बना हुआ है, या वो घट रहा है तो बहुत कम दर से घट रहा है, ठीक है। तो और जब बर्थ रेट ज्यादा हो और डेथ रेट कम हो, तब क्या होगा? ऑब्वियसली टोटल जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो भाई इसका एक और क्या है? कुल जनसंख्या में वृद्धि, टोटल पॉपुलेशन जो है हाई टोटल पॉपुलेशन या नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज मोर, ठीक है। तो ये था सेकंड का पार्ट 1। एक बार फिर से, ह्यूज डिफरेंस है बर्थ में और डेथ रेट में, दोनों घटी है, लेकिन बर्थ रेट कम दर से घट रही है और डेथ रेट ज्यादा दर से घट रही है। ये देखिए यहां से यहां हम पहुंच गए घटने में, ठीक है। क्यों घटी है डेथ रेट? क्यों घट गई? जो घट गई है क्यों? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज हमारे पास बढ़ गई है, हमने डेथ रेट और जो बीमारियां थी उनको हमने कंट्रोल कर लिया है, उनसे होने वाली जो मौतें हैं उनको हमने रोक लिया है, फूड सप्लाई हमने दे दिया है एक तरीके से, ठीक है। तो जिसकी वजह से डेथ रेट को हमने कंट्रोल किया। और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की स्थिति है क्योंकि दोनों के अंदर ज्यादा डिफरेंस है तो टोटल पॉपुलेशन बढ़ी है। और हमारी अभी भी सोसाइटी क्या है? कंजर्वेटिव सोसाइटी है, जिसके कारण लैक यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव है, जिसके कारण जो बर्थ रेट है वह घट नहीं रहा है। अब आते हैं पार्ट बी में, सेकंड के ही पार्ट बी में आते हैं हम, ठीक है। और यहां अब इस वाली स्टेज में इंडिया है, पहले वाली स्टेज में इस समय बांग्लादेश है, ठीक है, और सेकंड स्टेज में केनिया, इंडिया, और ये थर्ड वाली में कनाडा, जापान। ये आप देख लेंगे अपने आप। बी पार्ट में क्या कहता है? बी पार्ट में देखते हैं क्या है। पहले यहां से आप समझिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए बर्थ रेट यहां से यहां आ गया, इसका मतलब बर्थ रेट क्या हुआ है? यहां से यहां आ गया, बर्थ रेट इतना घटा, और डेथ रेट वहीं का वहीं है। देखिए आप ध्यान से, यहां से यहां, यानी कि ऑलमोस्ट इतना। इसका मतलब क्या हुआ? अब सेकंड स्टेज के पार्ट बी में, सेकंड स्टेज के पार्ट बी में बर्थ रेट तेजी से घटा और डेथ रेट पे उतना असर नहीं आया, समझ गए? यानी सेकंड स्टेज में पार्ट ए बी का ऑपोजिट है, या हम कह सकते हैं बी का ए अपोजिट है, क्योंकि यहां पर उल्टा हो गया ना। पहले तो बर्थ रेट कम दर से घटा था और डेथ रेट ज्यादा दर से घटा था, यहां पे क्या है? बर्थ रेट अब ज्यादा तेजी से घट गया और डेथ रेट में उतना ज्यादा घटाव या डिटोरिएशन नहीं हुआ, डिक्रीज वो उतना नहीं हुआ। और यही कारण है कि टोटल पॉपुलेशन जो बढ़ रही थी क्या हो रही है? अब घटना शुरू हो गई है, घटना शुरू। देखिए अभी नीचे आ रहा है ना ग्राफ, इसीलिए आ रहा है टोटल पॉपुलेशन का ग्राफ, इसीलिए आ रहा है। यह एनसीईआरटी में नहीं है टोटल पॉपुलेशन का ग्राफ, इसलिए ये समझने में आपको आसानी होगी कि टोटल पॉपुलेशन पे क्या असर पड़ रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? फिर से मैं रिवाइज करता हूं। पार्ट बी में
सेकेंड स्टेज के पार्ट बी में जो बर्थ रेट है वह तेजी से घटा, इतना घट गया। देखिए यहां से शुरू हुआ, ये अगर हम सीध ले लें इसकी, यहां से शुरू हुआ और यहां तक आया, यानी कि इतना घटा, मैंने बनाया इतना घटा। जबकि डेथ रेट अगर हम देखें तो यहां था डेथ रेट सेकंड स्टेज में और ये यहां पहुंचा, यानी कि बिल्कुल एकदम इक्वल ही रहा है लगभग, ठीक है। तो बिल्कुल जरा सा नॉमिनल चेंजेस आए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अब जो जन्म हो रहा है बच्चों का रेट, जो रेट ऑफ बर्थ है वह काफी तेजी से घट गया, और डेथ रेट तो पहले से ही घटा हुआ था। तो क्या होगा, अब दोनों ही जब घटने लग गए, खासकर बर्थ रेट तेजी से घटने लगा, तो टोटल पॉपुलेशन में कमी आएगी, ठीक है। अब क्यों आएगा, अब इसके फीचर्स देखिए क्या क्या हुआ इसमें। अब इसमें दोनों ही बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों ही क्या है, कम है। बस इसमें अंतर क्या है कि डेथ रेट का जो रेट है, गिरने की जो रेट है वह बहुत कम है, और बर्थ, क्योंकि वो तो पहले से ही गिर रहा था ना, पहले से ही कम था, इसमें क्या हुआ थोड़ा और कम हुआ। और बर्थ रेट पहले से गिरा था बहुत कम, लेकिन इस स्टेज में बहुत तेजी से घटा है, यानी कि बर्थ रेट काफी तीव्र गति से घटा, ठीक है। द रेट ऑफ बर्थ इज डिक्रीजिंग रैपिडली। सो फर्स्ट फीचर्स क्या है इसका, पार्ट बी का, दोनों ही तेजी से घटे हैं, बर्थ रेट ज्यादा तेजी से घटा है। दूसरा इसका फीचर है इसका प्रोग्रेसिव सोसाइटी। प्रोग्रेसिव सोसाइटी। तीसरा फीचर है लो टोटल, डिक्रीजिंग द टोटल पॉपुलेशन। डिक्रीजिंग द टोटल पॉपुलेशन। एक और चीज, स्टिल बर्थ रेट इज मोर देन डेथ रेट। अभी भी क्या है, अभी भी इन दोनों में क्या है, गैप है, और बर्थ रेट अभी भी ज्यादा है, ठीक है, बर्थ रेट अभी भी ज्यादा है। प्रोग्रेसिव सोसाइटी में क्या होगा, यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। अब देखिए दोनों मैंने बता दिया, बर्थ रेट डेथ रेट दोनों ही घट रहे हैं, लेकिन स्टिल बर्थ रेट मोर देन डेथ रेट, अभी भी बर्थ रेट ऊपर है। यहां पर ऐसा तो नहीं हुआ कि बर्थ रेट नीचे आ गया और डेथ रेट ऊपर हो गया, ऐसी स्थिति तो नहीं हुई, क्रॉस तो नहीं कर रहा है इसको, इसके पैरेलल जा रहा है, ठीक है। थर्ड में बिल्कुल समानांतर जाएगा, लो फ्लक्चुएशन हो जाएगा, वो बाद में करेंगे। तो अभी भी कहीं ना कहीं डेथ रेट क्या है, ज्यादा है बर्थ रेट से, सॉरी बर्थ रेट ज्यादा है, स्टिल बर्थ रेट मोर टू डेथ रेट, ठीक है ना। अभी भी बर्थ रेट जो है ज्यादा है, डेथ रेट नहीं है ज्यादा। तो भाई अब देखिए, और मैं जैसे कि कह रहा था कि अब सोसाइटी जब कोई भी नई चीज आती है तो उसको धीरे धीरे अडेप्ट करती है, तो वो धीरे धीरे एडेप्टेशन के अंदर अब लोग प्रोग्रेसिव हो गए हैं, वो प्रगतिशील हो गए हैं, और उन्होंने धीरे धीरे अडेप्ट कर लिया है जो नई नई टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और कॉन्ट्रासेप्टिक का यूज जो है उन्होंने उस सोसाइटी में अडेप्ट कर लिया है, जिसकी वजह से जो बर्थ रेट थी वो क्या हो गई है, नीचे आ गई, और टेक्निकल डेवलपमेंट होने लगा, उनको धीरे धीरे क्या हो गया, धीरे धीरे वह एग्रीकल्चर से दूसरे सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, अभी स्टार्ट हुआ है, इस वजह से वो एकदम से घटा, ठीक है। थर्ड में हम उसकी चरम अवस्था देख पाएंगे। और टोटल पॉपुलेशन में और क्या है इसका फीचर है, टोटल पॉपुलेशन में इसके क्या हो गई, कमी आने लग गई, डिक्रीज हो गया, और लेकिन अभी भी स्टिल बर्थ रेट मोर देन डेथ रेट। तो ये सारे फीचर क्या है, पार्ट बी के हैं, पार्ट बी के हैं, ठीक है। अब आते हैं हम थर्ड स्टेज पे।
थर्ड स्टेज पे हम आएंगे। थर्ड स्टेज पे क्या है, देखिए थर्ड स्टेज पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों कहीं ना कहीं इक्वल हो गई है, कहीं ना कहीं दोनों ही कम हो गई। यहां पर मैंने सेकंड में भी बताया था, क्या बताया था, बर्थ रेट अभी भी ज्यादा है, तो इसका पहला क्या है, FR कह लो, फर्टिलिटी रेट कह लो चाहे, और डेथ रेट, दोनों ही बोथ आर लो, इंक्रीजिंग, both increasing at the same rate। ठीक है, दूसरा क्या है, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तीसरा क्या है, सिग्निफिकेंट ऑफ स्मॉल फैमिली, फैमिली प्लानिंग, इंडस्ट्री एंड सर्विस बेस्ड इकोनॉमी, टोटल पॉपुलेशन डिक्रीजिंग ऑफ टोटल पॉपुलेशन, डिक्रीजिंग द टोटल पॉपुलेशन। अब दोनों ही जब लो हो गए, दोनों ही जब कम हो गए, तो देखिए टोटल पॉपुलेशन जो डॉट वाली है वो कहां आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, तो ये स्टेज जो है, थर्ड स्टेज जो है, वो डेवलपमेंट की एक हाईएस्ट स्टेज है। यहां पर सोसाइटी पूरी तरह से विकसित हो गई है, जिसके कारण दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं सेम रेट से। यानी कि मान ले एग्जांपल ले लें, 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 2 ही मर रहे हैं, तो जो टोटल पॉपुलेशन है, एक तो दोनों ही कम है, एक तो दोनों ही कम है। ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जब दोनों ही कम है तो जो रेट है, टोटल पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे क्या होगी, धीरे धीरे घट जाएगी, धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगी। सेम रेट से बढ़ रही है दोनों, फर्टिलिटी रेट भी और डेथ रेट भी। और हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हम विकसित हो चुके हैं। अब इस स्टेज में समाज जो है विकसित हो चुका है, मेडिकल फैसिलिटीज उसको मिल चुकी हैं, उसको खाने की सुविधाएं मिल रही हैं, उसको परिवहन सुविधाएं मिल रही हैं। ठीक है, जिसके कारण उसको उसकी जो लाइफ जीवन प्रत्याशा है, औसतन जीवन जीने की एवरेज जो लाइफ टाइम है उसका, वो बढ़ गया है। 50 की जगह 60, 70, 65 और 90 तक पहुंच गए। ठीक है, दूसरा सिग्निफिकेंट ऑफ स्मॉल फैमिली, जो छोटे परिवार का महत्व है वो बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि अब पांचों पॉइंट क्या है, इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी हो गई है, सर्विस बेस्ड इकोनॉमी हो गई है। अब एग्रो बेस्ड इकोनॉमी नहीं है हमारी, औद्योग आधारित अर्थव्यवस्था है, सेवा आधारित अर्थव्यवस्था है, जिसके कारण अब हमें ज्यादा जनसंख्या की आवश्यकता नहीं है। तो उनको समझ में आ रहा है कि जो छोटे परिवार सुखी परिवार, स्मॉल फैमिली का जो महत्व है वो समझ में आ रहा है। इसके बाद फैमिली प्लानिंग पर जोर दिया जा रहा है, परिवार नियोजन पर जोर दिया जा रहा है, बच्चों की एज में अंतर रखने का। ये नहीं कि भाई क्या बर्थ हो रहा है 10-10, 15-15 बच्चे, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, 1 कपल्स हैव 1 चाइल्ड, इस तरह की सिचुएशन। और जब 1 चाइल्ड पॉलिसी, और जब एक कपल 1 चाइल्ड करेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। क्योंकि क्या होता है 1 चाइल्ड पॉलिसी में, क्या है, ये 2 लोग हैं और ये 2 लोग हैं, 4 लोग हुए, तो ये लोग 1 बच्चा करेंगे, ये लोग 1 बच्चा कर रहे हैं, तो यहां 4 थे और अब कितने बचे, 2 बचे। अब ये मान लेते हैं ये करेंगे, 1 करेंगे, अब 1 बचा, तो 4 थे, 2 थे, फिर अब 1 बचा, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो जाएगा 1 चाइल्ड पॉलिसी। तो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो जिसके कारण क्या हो रहा है, लो डेथ रेट, लो बर्थ रेट। इसके बाद ये बताया मैंने, इंडस्ट्री और सर्विस बेसिक हमारी इकोनॉमी हो रही है, और डिक्रीजिंग द टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज होती जा रही है। तो डिक्रीज का मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि तेजी से घट रही है, नहीं, फ्लक्चुएशन क्या है, लो है। यहां क्या था, फ्लक्चुएशन हाई था,
देख रहे हैं दोनों चीजें। तो जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है डिक्रीज हो रही है, स्लोली ग्रेजुअली डिक्रीज होगी, एक संतुलित अवस्था हमें लगेगी। तो कनाडा, जापान, यूएसए में इस तरह की सिचुएशन है। तो ये हमारी हो गई थर्ड स्टेज। एक्चुअली थर्ड स्टेज एक कहीं ना कहीं एक डेवलप्ड कंट्रीज की जो सिंबल है वो ये है, ठीक है ना। जो डेवलपिंग कंट्रीज के फीचर्स होते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज के फीचर्स जो होते हैं वो ये होते हैं, ठीक है। और हम लोग अभी यहाँ पर है, तो ये थर्ड स्टेज यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोगों को ये तीनों स्टेज समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको रब कर देता हूं। अब देखिए, अब हम इसकी थोड़ी सी आलोचना करेंगे, हालांकि आलोचना एनसीईआरटी में नहीं है, बट हम इसको एक दो पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट यह है कि सबसे पहली जो आलोचना इसकी हुई वो आलोचना ये हुई कि इस पूरे के पूरे डेमोग्राफिक थ्योरी के अंदर, इस पूरे के पूरे डेमोग्राफिक थ्योरी के अंतर्गत तीन कंपोनेंट होते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ के तीन कंपोनेंट हमने बताए थे आपको। पहला होता है बर्थ रेट होता है, दूसरा डेथ रेट होता है, तीसरा हमारा माइग्रेशन होता है। पूरे के पूरे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के अंदर माइग्रेशन वर्ड कहीं नहीं आया। तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा जो पॉपुलेशन का हम पूरा का पूरा एक ट्रेंड देख रहे थे, वो क्या देख रहे हैं हम ट्रेंड, डेथ रेट और बर्थ रेट पे। यानी कि कहीं ना कहीं हम जो भी डेमोग्राफिक पढ़ा हमने वो नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ पर आधारित थी, माइग्रेशन को शामिल ही नहीं किया। जबकि पॉपुलेशन ग्रोथ में, पॉपुलेशन के कंपोनेंट में, पॉपुलेशन चेंज कंपोनेंट में माइग्रेशन एक बहुत बड़ा रोल है। और आज के विश्व में जहां पे ग्लोबलाइजेशन उस स्तर पे पहुंच गया है और माइग्रेशन को ना शामिल करना, तो कहीं ना कहीं इस थ्योरी के अंदर माइग्रेशन कंपोनेंट को शामिल ना करके एक बहुत बड़ी गलती है और एक ये आलोचना का एक बिंदु बनता है, ठीक है ना। एक और पॉइंट बनता है, यानी कि पहली आलोचना क्या हुआ कि माइग्रेशन को शामिल ही नहीं किया, जबकि माइग्रेशन एक कितना बड़ा कंपोनेंट है ग्लोबलाइजेशन के कारण। बिना माइग्रेशन के तो डेवलपमेंट होगा ही नहीं, ठीक है। आज यूएसए में चले जाइए, कितने भारतीय मूल के निवासी वहां पे इंजीनियर, डॉक्टर्स हैं, हम उसको तो जोड़ ही नहीं रहे हैं। तो माइग्रेशन को ना शामिल करना। दूसरा जो इसकी आलोचना हो रही है, उसकी आलोचना हो रही है कि कोई निश्चित समय ही नहीं दे रखा है, कोई निश्चित अवधि नहीं दे रखी है। 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, ऐसी कोई निश्चित अवधि नहीं कि कोई देश 10 साल रहेगा इस स्टेज में, 20 साल रहेगा इस स्टेज में। एक जनरलाइज कर दिया है चीजों को, हम पता ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो कोई निश्चित समय अवधि नहीं दे पाना। देयर इज ए नो सर्टेन पीरियड, टाइम पीरियड, देयर इज ए नो सर्टेन टाइम पीरियड, दैट इज द बिग पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ demographic transition theory. First one is a migration is not including that theory, the theory. So the theory is somehow seem the weak. And third point is its theory based on empirical study. Empirical study मतलब टाइम के अकॉर्डिंग ये स्टडी की गई है और इट्स स्टडी अपॉन ओनली डेवलप्ड कंट्री, ओनली डेवलप्ड कंट्री पर है। क्या यूएस से लिया, मैंने पहले बताया था, ऑस्ट्रेलिया पे लिया और कनाडा पे लिया। भाई ये हमने इस डेवलप्ड कंट्रीज के डाटा लिए हैं, हमने डेवलपिंग कंट्रीज के तो डाटा लिए ही नहीं। तो ये केवल डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ठीक हो सकता है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए पता नहीं कि डेवलपिंग कंट्रीज कब उस स्टेज में आए, डेवलपिंग कंट्रीज को कितना डेवलप करना पड़ेगा, और इतनी पॉपुलेशन है, ठीक है ना। तो ये तीसरा पॉइंट क्या बनता है, बेस्ड ऑन एम्पेरिकल स्टडी। एम्पेरिकल स्टडी समय के अनुसार हमने डाटा लिए, डाटा पे स्टडी कर रहे हैं केवल हम। तो ये कहीं ना कहीं यहां पर भी ये लैकुना नजर आता है इस सिद्धांत में, ठीक है भाई। तो ये सिद्धांत हमारा खत्म हो गया। अब देखिए एक छोटा सा और लास्ट पॉइंट, लास्ट टॉपिक आज का, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब मैं इसके पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। फैमिली प्लानिंग, पहला पॉइंट, कैसे कंट्रोल करें हम पॉपुलेशन को, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट फैमिली प्लानिंग, दूसरा क्या है, यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिक्स,
तीसरा क्या है, पॉपुलेशन पॉलिसी। चौथा क्या है, टैक्स डिसइंसेंटिव्स। कर अतोत्साहित, हिंदी में देख लेना आप लोग, ये लिखा होगा, ठीक है ना। और एक और है सबसे अच्छा, डेवलपमेंट इज ए बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। ये 5 पॉइंट है आपके पास, ठीक है ना। इसमें हम फैमिली प्लानिंग में अवेयरनेस भी डाल सकते हैं। तो ये है हम कैसे मेजर्स करें। और इसके बाद एक आता है माल्थस का सिद्धांत। आज का इस चैप्टर का, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक्स है। देखिए पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे करें, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा, एक बहुत बड़ा मसला है उन सभी विकासशील देशों के अंदर कि इस पूरी की पूरी जनसंख्या को हम कंट्रोल कैसे करें। ठीक है, सबसे पहला फैमिली प्लानिंग और अवेयरनेस फैलाएं। ठीक है, सबसे जरूरी यह है कि हम लोगों को जागरूक करें परिवार नियोजन के लिए, बच्चों की आयु में अंतर रखने की। ठीक है ना, ये नहीं कि बैक टू बैक रिजल्ट दे रहे हैं, बैक टू बैक रिजल्ट नहीं देना है भाई। ठीक है, हमें अंतर रखना है। तो और फैमिली प्लानिंग का मतलब क्या है, हम उस फैमिली को प्लान करें ओवर अकॉर्डिंग टू टाइम कि हम उसको रिसोर्सेज दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, अच्छा स्वास्थ्य दे पाएंगे, ठीक है, बेसिक एमिनिटीज उसको दे पाएंगे। तो उस फैमिली प्लानिंग पर हम ज्यादा जोर दें, परिवार नियोजन पर हम ज्यादा जोर दें, अवेयरनेस फैलाएं। ठीक है, तो ये एक हो सकता है। यूज ऑफ, सेकंड पॉइंट है यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिक्स, गर्भ निरोधकों का प्रयोग करें। और इसके बारे में भी कहीं ना कहीं अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में वहां पर अभी भी कॉन्ट्रासेप्टिव को लेकर बहुत सारी जो है मिथ्ये हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्ट्स हैं इसको लेकर। और इंदिरा गांधी और संजय गांधी की गवर्नमेंट में ये बहुत अच्छे से चलाने की कोशिश की गई थी कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर, ठीक है, नसबंदी जैसे प्रोग्राम चलाए और उसको फिर रेजिस्ट किया वहां के लोगों ने, भारतीय लोगों ने। तो हम एक सही वे में, एक सिस्टमैटिक वे में हम यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स को लेकर अवेयरनेस फैलाएं, और ना केवल अवेयरनेस बल्कि पहुंच, इस चीज की पहुंच करवा पाए ग्रामीण क्षेत्रों में। हम देखते हैं अवेयरनेस तो है कई स्थानों पे, लेकिन यूज नहीं है, क्योंकि हमारी परचेसिंग पावर, पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। तो इसको खरीद पाना लोगों को लगता है कि बोझ है, इकोनॉमिकली बोझ लगता है। तो कहीं ना कहीं हम उसको एक्सेस कर पाए, हम उनको पहुंचा पाए, और उनके यूज करने के तरीके हम उसको बता पाए। तो कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज बहुत जरूरी है, फैमिली प्लानिंग बहुत जरूरी है, पॉपुलेशन अगर कंट्रोल करना है। इसके बाद पॉपुलेशन पॉलिसीज भी, जो कि एक सरकार का एक बहुत बड़ा कदम होना चाहिए कि हर 5 साल में, 10 साल में हम पॉपुलेशन पॉलिसीज पर रिव्यू करें, और उस पॉपुलेशन पॉलिसीज में हर आयु वर्ग के लोगों को कुछ ना कुछ देने का हम प्रयास करें। ठीक है, और कोशिश करें कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर युवा वर्ग तक और मध्यम वर्ग तक हम पहुंचा पाए कि स्मॉल फैमिली के कितने ज्यादा फायदे होते हैं, और छोटे परिवार, सुखी परिवार जैसे जो कथन है उनको हम व्यवहारिक रूप दे पाए। तो पॉपुलेशन पॉलिसी बहुत ज्यादा जरूरी है। युवाओं के लिए हम रोजगार दे पा रहे हैं कि नहीं उस पॉलिसी के अंदर। ठीक है, तो चाइना ने एक बहुत अच्छा काम किया है पॉपुलेशन कंट्रोल में। उनकी पॉपुलेशन पॉलिसी बहुत जबरदस्त थी, जो जैसे कि वन चाइल्ड पॉलिसी, हालांकि वो अब खत्म हो गई है। तो वन चाइल्ड पॉलिसी जैसा भारत में तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, लेकिन हम अवेयरनेस फैलाएं और पॉपुलेशन पॉलिसी को रिव्यू करते रहे समय के साथ साथ, तो चीजें आसान हो सकती है। एक बहुत अच्छा पॉइंट है टैक्स डिसइंसेंटिव। टैक्स डिसइंसेंटिव का मतलब क्या है कि अगर जो कपल ज्यादा बच्चे कर रहा है तो हम उस पर एक विशेष प्रकार का टैक्स रिबेट ना दें, टैक्स की छूट कम कर दें। मतलब एक कह सकते हैं हम एक पैसिव तरीके से, एक एक्टिव तरीके से नहीं, हम पैसिव तरीके से हम उसको टैक्स में कहीं ना कहीं क्या करें, टैक्स में छूट पर पाबंदी लगा दें। ठीक है, या टैक्स इंसेंटिव एक सिंबॉलिक वर्ड है, या फिर हम जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, वेलफेयर पॉलिसीज हैं, ठीक है, उनको लेकर थोड़ा सा कड़ा रुख अपना कि भाई अगर जो दो से अधिक बच्चे करेगा, ठीक है,
तो उसको टैक्स क्या करना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। या फिर जिसके दो से ज्यादा अधिक बच्चे हैं, तो जो उसको गवर्नमेंट किसी पॉलिसी के अंदर फेवर कर रही है, ठीक है, वो ना करे। जैसे कि वन चाइल्ड पॉलिसी है कि भाई अगर किसी का एक बच्चा है तो प्राइवेट स्कूल में फ्री शिक्षा है, ईडब्ल्यूएस के थ्रू उसको अच्छी शिक्षा दी जा सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हम पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसी ला सकती है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई हम ये सारे काम तो करें ही करें, कि हम लोगों को डराएं भी टैक्स इंसेंटिव से कि भाई तुमको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, या तुम्हें इस पॉलिसी से, अगर आपने 2 से अधिक बच्चे किए तो आपको इस पॉलिसी से एग्जिट किया जा सकता है, पॉलिसी एग्जिट किया जा सकता है, कि आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा, आपको कम जो रेट में राशन मिलता है वो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो जो भी बेनिफिट्स वो ले रहा है गवर्नमेंट के, तो वो बेनिफिट्स रोक ले गवर्नमेंट। तो इस तरीके ये टैक्स इंसेंटिव केवल बार बार बोल रहा हूं, केवल टैक्स से संबंधित नहीं है, और वो पॉलिसी एग्जिट भी है कि गवर्नमेंट पॉलिसी से उसको एग्जिट कर देंगे, ठीक है। जैसे क्या हुआ कि 50,000 तक फ्री में इलाज है गरीब परिवारों का, ठीक है, लेकिन जो गरीब परिवार 2 से अधिक बच्चे करता है तो उसको वो जो मेडिकल फैसिलिटीज 50,000 का प्राइवेट में फ्री इलाज हर साल दे रही है, उससे एग्जिट कर दे। बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं, ठीक है ना। तो पॉलिसी एग्जिट भी, लेकिन ये जो है ना, डेवलपमेंट इज ए बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, ये वर्ड ही अपने आप में एक शानदार है कि भाई कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज तो अच्छी बात है, लेकिन क्यों ना हम डेवलपमेंट ही कर दें। और डेवलपमेंट क्या है, बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव है। अरे भाई इनको कॉन्ट्रासेप्टिव मत बांटो, उनका डेवलपमेंट कर दो, उनका विकास कर दो, तो वे खुद इतने समझदार हो जाएंगे कि इनको कॉन्ट्रासेप्टिव का अवेयरनेस फैलाने में हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वो खुद ही एक कॉन्ट्रासेप्ट की तरह काम करेंगे, उन्हें पता होगा स्मॉल फैमिली क्या है, उनको पता होगा फैमिली प्लानिंग क्या है, अगर उनका हम डेवलपमेंट कर दें। यानी कि विकास करिए, लोगों का विकास करिए, लोगों की आय बढ़ाइए, पर कैपिटा इनकम पे काम कीजिए, उनको रोजगार दीजिए, उनको चिकित्सा सुविधाएं दीजिए, उनको शिक्षा दीजिए। तो डेवलपमेंट ही क्या है, सबसे बड़ा कॉन्ट्रासेप्टिव है, बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो क्या कहा है, डेवलपमेंट इज ए बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। तो ये सारी चीजें तो करिए भाई कि यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पे बल दीजिए, पॉपुलेशन पॉलिसी कीजिए, फैमिली प्लानिंग कीजिए, लेकिन अगर आप ये कर देंगे ना तो आपको ये करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होगी। अब देखिए यूरोप के स्पेन में चले जाइए, नॉर्वे में चले जाइए, क्या ये सब हम कर रहे होंगे, या ये सब वो पढ़ रहे होंगे, क्या वो सब गवर्नमेंट इन पे काम कर रही होगी, नहीं, क्योंकि उन्होंने इस पे काम कर दिया डेवलपमेंट पे। और जब यही हो गया तो वो खुद ही इतने अवेयर हो जाते हैं कि उनको इन चीजों पे ज्यादा जोर ही नहीं देना, वो खुद अंडरस्टैंड उनके अंदर इतनी आ जाती है कि हमें क्या करना है, ठीक है ना। कोई वो परिवार नियोजन कार्यक्रम नहीं चल रहा है नॉर्वे और स्वीडन में, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास डेवलपमेंट है। आइए इसी में ही एक और है माल्थस का सिद्धांत। एक लाइन दे रखी है माल्थस की केवल, लेकिन माल्थस को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। माल्थस क्या कहता है, माल्थस ने बोला है 2 चीजें हैं, एक है फूड ग्रेन, एक है पॉपुलेशन। फूड ग्रेन बढ़ेगा अर्थमेटिक, फूड ग्रेन बढ़ेगा अर्थमेटिक रेट से, और पॉपुलेशन बढ़ेगा ज्योमेट्रिक से, ज्योमेट्रिक रेट से। अर्थमेटिक रेट क्या होता है भाई, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, सो ऑन, ये अर्थमेटिक होता है। ज्योमेट्रिक रेट क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है, 16 होता है, 32 होता है, 64 होता है, सो ऑन। ऐसे बनाइएगा, ठीक है। अब इन दोनों रेट्स में क्या आ रहा है, बहुत अंतर आ जाएगा, तो इनमें आएगा ये इनबैलेंस। किस किस के बीच में, फूड ग्रेन और ज्योमेट्रिक में एक इनबैलेंस आएगा, असंतुलन की स्थिति हो जाएगी, क्योंकि फूड ग्रेन क्या हो रहा है, 1 2 3 4 से बढ़ रहा है, जबकि पॉपुलेशन 2 4 6 2 4 8 16 32 64 से बढ़ रहा है।
तो एक इनबैलेंस आएगा। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, इसको बैलेंस करने के लिए दो चेक्स लिए जाएंगे, ठीक है। एक नेचुरल चेक्स होगा और एक मेन मेड चेक्स होगा। ये थ्योरी बहुत बड़ी है, लेकिन इसके अंदर आपकी एक लाइन है, मैं थोड़ा सा ही बताऊंगा। नेचुरल चेक्स में क्या होगा कि भाई एपिडेमिक, कोई नेचुरल क्लैमिटी, जिससे क्या होगा, ये जो जनसंख्या है वो घट जाएगी। मैनमेड में क्या होगा, मैनमेड में युद्ध होगा, वार होगा। मैनमेड में क्या बताया, कोई वार हो जाएगा। और इसमें भी दो बांटे थे इसने, ठीक है। मैं लेकिन एक ही में बता देता हूं, मैनमेड में भी दो थे, लेकिन यहां बहुत छोटा कर देता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि और ज्यादा बढ़ जाएगा, इतना है नहीं आपके कोर्स में। मैनमेड में वार हो सकता है, इसके बाद फैमिली प्लानिंग, और लेट मैरिज, डेवलपमेंट, ये सारे के सारे, जिससे क्या होगा, एपिडेमिक, नेचुरल क्लैमिटी, वार, इन सब से क्या होगा, तुरंत बैलेंस बन जाएगा। ये मालथस का वार हुआ, बहुत सारे लोग मर गए, फैमिली प्लानिंग करेंगे तो कम जनसंख्या हो जाएगी, ठीक है। लेट मैरिज होगी तो जो फर्टिलिटी रेट है वो कम हो जाएगा, डेवलपमेंट होगा तो फिर हमारा रेट ऑफ पॉपुलेशन कम हो जाएगा। तो ये बैलेंस किया उन्होंने किससे, नेचुरल चेक्स और मैनमेड से, क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो मालथस ने ये कंट्रोल मेजर्स बताए। तो मालथस का ये था, एक बार फिर से रिव्यू कर देता हूं। मालथस ने बोला कि फूड ग्रेन और पॉपुलेशन के बीच इनबैलेंस होगा। इनबैलेंस क्यों होगा, क्योंकि फूड ग्रेन बढ़ेगा अर्थमेटिक रेट से 1 2 3 4 5 6 7, पॉपुलेशन बढ़ेगा ज्योमेट्रिक रेट से 1 2 4 8 16 32 64। अब इन दोनों रेट में बहुत अंतर आ जाएगा, जिससे पॉपुलेशन इनबैलेंस हो जाएगा, खाने वाले लोग ज्यादा होंगे, यानी कि फूड ग्रेन, पॉपुलेशन हमारे पास ज्यादा होगी, फूड ग्रेन कम होगा। तो इन इनबैलेंस को कम करने के लिए एक बैलेंस होगा, बैलेंस बनाना पड़ेगा। बैलेंस बनाने के लिए दो उसने चेक्स बताए, यानी कि उपाय बताए। एक नेचुरल चेक्स बताया, नेचुरल चेक्स में उसने बोला कि एपिडेमिक हो सकता है, नेचुरल क्लैमिटी आ सकती है, जिससे जनसंख्या घट जाएगी और बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। फिर उसने मैनमेड चेक्स बताया कि भाई वार हो गया, फैमिली प्लानिंग हो गई, लेट मैरिज करेंगे, जिससे पॉपुलेशन रेट जो है वो घट जाएगा और बैलेंस की स्थिति आ सकती है, जिससे पॉपुलेशन और फूड ग्रेन एक समान हो जाएगा और सबको भोजन मिल जाएगा, भोजन की आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, यहां पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू। और वीडियो अच्छे लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं। कुछ ऐड करना हो तो आप ऐड करिए, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।